देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक बड़ी बहस आपके सामने लेकर आए हैं और आज एक चिंता का विषय हम सबके सामने यह है कि क्या एक और विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है दुनिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ऐसा लगता है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजराइल ने अटैक किया है। इस बीच खबर आ रही है जापान शी जिनपिंग को वेलकम नहीं करेगा, नेपाल में सरकार गिरने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जिसे शुरुआत कर रहे हैं भारत चीन विवाद को लेकर, अंडमान निकोबार द्वीप में भारत बढ़ाएगा अपनी ताकत। बड़ी खबर, युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइल तैनात करने की तैयारी। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर ANC कमांड से नजर। हिंद महासागर में इंडियन नेवी ने संभाल रखा है मोर्चा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की चौकस नजर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जो बता रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अभी हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर बिल्डअप अब समुद्र में भी शुरू हो चुका है और ये इस वक्त का सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सीधे चलेंगे, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित मेरे साथ मौजूद है। हमारे सभी यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं मैं लेफ्टिनेंट संजय कुलकर्णी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। और आपको दिखाई दे रहे हैं जी पार्थसारथी, फॉर्मर डिप्लोमेट। पार्थसारथी सर, वेलकम TV9 भारतवर्ष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। रोहित शर्मा USA से इस वक्त हमारे साथ जर्नलिस्ट है। बिनी शर्मा नेपाल से जर्नलिस्ट हमारे हैं, जो नेपाल के ऊपर एक्सपर्ट है, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ पवन सिन्हा जी हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष झा और सुमित। लेकिन जो पहली खबर है, ये बिल्डअप जो खबर है, ये एक चिंता का विषय है। मैं सीधे लेके चलूंगा सुमित के पास। सुमित, ये जो जानकारी आ रही है अंडमान निकोबार द्वीप पर भारत अपना जो युद्धपोत है उसको बढ़ा रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे। देखिए निशांत, लगातार भारत ने 2001 से ही यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया था, क्योंकि लगातार कहते हैं कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे। क्योंकि खास तौर पे निशांत, अगर आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को देखें तो ये कि चीन लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, ना सिर्फ साउथ एशिया चाइना ओशन के अंदर, खासतौर पर साउथ चाइना ओशन में, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर भी लगातार उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि अंडमान निकोबार को खास तौर पर ना सिर्फ यहाँ पर अपना बेस बनाया गया, बल्कि इंटीग्रेटेड कमांड बनाया गया, जिसमें ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस एरिया से भी कोई थ्रेट परसेप्शन है? क्या इस एरिया से कोई थ्रेट परसेप्शन है जिसको देखकर ये किया गया है? देखिए, थ्रेट परसेप्शन की बात की जाए तो निशांत, साफ तौर पर ये थ्रेट परसेप्शन लगातार थी कि चीन लगातार समंदर के रास्ते में जिस तरीके से पैर फंसारेगा, उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। यही वजह है कि साउथ चाइना सी के बाद खासतौर पर अंडमान निकोबार कमांड को बनाया गया। और ये अंडमान निकोबार जो कमांड थी वो इंटीग्रेटेड कमांड थी। जी, अंडरस्टूड। जनरल कुलकर्णी इस वक्त मेरे साथ है। सर, जिस तरीके से ये बिल्डअप हो रहा है और हर फ्रंट को मजबूत किया जा रहा है, क्या ये एक जेन्युइन थ्रेट को लेकर किया जा रहा है और इज इट जस्ट अ माइंड गेम? निशांत, ऐसे है कि एज पर द डिप्लॉयमेंट इज कंसर्न, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा। लेट्स लीव इट दैट। बट एज रिगार्ड द ANC कमांड इज देयर, जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे, इट इज बीन देयर। और उसका खास मकसद है, आफ्टर ऑल इंडियन ओशन में अपने को भी कुछ होना है, इट्स एसेंशियल टू हैव अ बेस। सो वी हैव एन अंडमान एंड निकोबार कमांड है। और आपको सबको मालूम है कि जो मलाक्का स्टेट्स है उसमें से तकरीबन सालाना 1 लाख शिप्स गुजरते हैं। 1 लाख शिप्स का गुजरना यानी कि 5 मिनट में एक शिप, 5,25,600 सेकेंड मिनट्स होते हैं सालाना। तो आप 5 मिनट आप लगा लो, ये एवरी वन शिप इज पासिंग थ्रू। और जो 800 किलोमीटर लॉन्ग ये मलाक्का स्ट्रेट है, एट इट्स मतलब जितना तंग वाला जगह है, इट इज जस्ट अबाउट 2.8 किलोमीटर। दैट्स ऑल इज द विड्थ ऑफ दैट स्ट्रेट एट इट्स
मतलब सबसे जो तंग इलाका है, एंड डेप्थ इज जस्ट अबाउट 25 मीटर। तो उसमें से अगर किसी को गुजरना है, एंड देन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चाइनीज ऑयल इज पासिंग थ्रू इट, जापानीज, कोरियन, इतना तेल जा रहा है, इट इज ऑल पासिंग थ्रू द मलाक्का स्ट्रेट। तो मलाक्का स्ट्रेट इज अ चोक पॉइंट एंड दैट टेक्स यू टू पैसिफिक। और पैसिफिक में जाकर के आप देखते हैं कि चीन जो है अपना साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन में 90% ऑफ दैट एंटायर वाटर बॉडी वो कहता है वो मेरा है। क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है कि वहां पे तेल के बहुत जबरदस्त जो रिजर्व्स हैं, उनको लगता है कि कुवैत में जितना तेल नहीं है उससे ज्यादा रिजर्व साउथ चाइना सी में है, फिशिंग है, आपका गैस है। तो ये जो चीज है जिसके कारण वो फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, ब्रूनी के साथ, इन्होंने सबके साथ टक्कर में लगे हुए हैं। उधर ईस्ट चाइना सी है, वहां पे जापान के साथ वो सेंसाकू आइलैंड्स के साथ पीछे लगे हुए हैं। इधर जहां पे मलाक्का स्टेट की बारी आती है, जब तक अभी आपने देखा होगा between India and Australia there is a possible swap of an island where we would get one and they would get another quite close to Coco. Now चीन जो है अगर आप देखें from मालदीव से लेकर के जिबूती से लेकर के ग्वादार से लेकर के हम्बनटोटा से लेकर के इधर having tried to have a base there Chittagong, then going to Myanmar, अपना वो भी इंडियन ओशन को देख, because basic problem with China is this, उनको लगता है सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सब हो रहा है। लेकिन चीन जो है वो अपने EEZ जिसपे से ओनली एक्सप्लोरेशन राइट्स आर अवेलेबल टू यू, पर वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तक नहीं देता है। तो बट क्या मैं आपसे ये समझ सकता हूं वेरी क्विकली, क्या फोकस जो है अब जो समुद्री इलाका है उस पर भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है? वेरी क्विकली सर। बिल्कुल 100%, because until and unless you have an entire, see, freedom of navigation is a must. China cannot dictate terms. China cannot start doing muscle flexing in waters also. वो अपने सबमरीन ले आता है चुपचाप, अपने शिप्स लाता है एक्सप्लोरेटर के। Got your point, sir. Got your point. Necessity. Understood. पार्थ सर, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मनीष झा, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने F-35 फाइटर जेट से परमाणु ठिकानों पर गिराए बम। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को किया तबाह। ईरान के मिसाइल बेस पर भी इजराइल का हमला। साइबर अटैक के जरिए भी ठिकाने को तबाह किया गया। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी इजराइल ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है और ये चिंता का विषय है। किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, कब हो गया, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, ये सारे विजुअल्स जो है, मैं चाहूंगा इसको एक एक करके स्क्रीन पर रोटेट करके दिखाते रहे आप। ये F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। मनीष झा मेरे साथ है, ये देखें आप, और परमाणु जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट किया गया है। मनीष, वेरी क्विकली इस पर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जानकारी के मुताबिक इजराइल ने अपने साइबर अटैक के जरिए और F-35 विमान के जरिए ईरान के 2 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किए और उसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 2 अलग अलग ठिकाने पर ये हमले किए गए और कहा जा रहा है कि सिर्फ इसको रिस्टोर करने में कई महीने ईरान को लग सकते हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि ना तो इजराइल न ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा भी कि अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो ये एक चिंता की बात होगी, खास करके ऐसे समय में जब दुनिया चीन के साथ अभी जिस स्थिति में तनाव से गुजर रही है, चीन बड़ा खतरा है। ऐसे में कोई नया फ्रंट खुलेगा तो ये इस पर सबसे ज्यादा खुश चीन ही होगा, क्योंकि फिर चीन को ये लगेगा कि चलो कम से कम दुनिया का ध्यान अभी चीन की वजह कहीं और फ्रंट पर है। आप जो बता रहे हैं भारत की, तो भारत के दोनों चिंता का विषय देशों के, मैं यहां पर बिग वॉल पर कुछ दिखाना चाहूंगा, कुछ जानकारी क्विकली चलूंगा और उसके बाद पार्थसारथी सर के पास आऊंगा। आइए दिखाता हूं मैं, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक रिएक्शन आया है बिग वॉल के बाद, वो रिएक्शन भी दिखाना चाहेंगे। यहां पर वेरी क्विकली देखिए आप, जो जानकारी हमारे पास, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले, परचीन इलाके के परमाणु अड्डे तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और ईरान, ये दुश्मनी बहुत पुरानी है लेकिन चेंज करें इसको। नेक्स्ट, घातक लड़ाकू विमान F-35 से परमाणु ठिकानों पर अटैक। अमेरिका के सबसे हाई क्लास फाइटर जेट से F-35 जिससे अटैक किया गया। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इजरायली हमले में ईरान का यूरेनियम सेंटर बर्बाद हो गया है। एक और चेंज ओवर करें, यानी कि हर जगह छुटपुट लड़ाई है। 2 दिन पहले परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले हुए थे, साइबर हमले परमाणु ठिकानों के पर, और उसके बाद ये देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंटर,
दिखाइए। हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया है। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर जी पार्थसारथी सर के पास जाऊंगा। पार्थ सर, अभी जो हम जानकारी देख रहे हैं, डेफिनेटली इट इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, लेकिन जो हुआ है, हाउ मच विल इट अफेक्ट पूरा जो दुनिया भर में अभी जो चल रहा है उस सबको, स्पेशली कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग चाइना और भारत के बीच में, या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? योर रिएक्शन सर। देखिए, इस तरह का ये इजराइल का पहला हमला तो नहीं है। श्योर। जब इराक ईंधन बना रहा था परमाणु अस्त्र के लिए, इराकी जो फैक्ट्रीज रिएक्टर्स थे उस पर हमला किया इजराइल ने। इजराइल का मकसद ये है कि अगर कोई भी देश जो उनके विरोधी हो और आसपास में हो, वो किसी को न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता बनना नहीं देंगे। तो ये सारी दुनिया जानती है कि इस पर लगा हुआ है ईरान कई सालों से, और ये कोई नई बात नहीं है कि इजराइल पहली बार कर रहा है। एक सद्दाम हुसैन के ज़माने में वहाँ भी उन्होंने इस तरह की हमला अमेरिकन जहाज़ों के साथ किया। लेकिन इससे तनाव बढ़ेगा। तनाव इसलिए कि ये नहीं कि हर एक इस्लामी देश जो वहाँ है वो ईरान को समर्थन देगा। सऊदी अरब जैसे देश इससे बहुत खुश होंगे। यानी कि कहा जाता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच निकट संपर्क हैं ईरान को जगह में रखने के लिए, अपने स्थान में रखने के लिए। हम पर क्या असर पड़ेगा? बात यह है कि ईरान को आप इतना सीधा साधा नहीं समझ सकते हैं। ईरान अगर चाहे तो वो जो पूरा इलाका है जिसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, जिससे हमारा तेल और दुनिया का करीब 30% तेल आता है, उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके रोकने के लिए अमेरिका के जो 5th फ्लीट है बहरीन में, उसका इस्तेमाल होगा। तो उतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए। पार्थ सर, लेकिन जो इजराइल ने किया है, तनाव बढ़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। इराक पर हुआ ऐसा हमला, और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस में, तो इसे अमेरिकन वीटो कर दे। पार्थसारथी सर, मैं आपसे चीज एक समझना चाहूंगा। क्या अभी इस वक्त दुनिया 3 अलग अलग वॉर जोन्स में डिवाइडेड है? मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट अगर समझूं तो पहला जो एक अभी लेटेस्ट है, ईरान वर्सेस इजराइल, दूसरा भारत वर्सेस चाइना, और तीसरा साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन है। नहीं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। साउथ चाइना सी में 15 साल से चीन उन देशों पर की सागरी सीमाओं पर हमला कर रहा है जहां तेल ईंधन ढूंढा गया है और जानकारी है कि वहां तेल ईंधन है। चीन का ये मकसद रहा है कि पैसिफिक महासागर में वो चीन जहां सागर में दक्षिण चीन सागर में ईंधन हो, वो खुद का कब्जा करने का प्रयास करेगा जी। तो इसके कारण चीन और ये जो उनके पड़ोसी देश हैं उससे संबंध बिगड़े हैं। और पिछले एक हफ्ते पहले आसियान के तरफ से एक रेजोल्यूशन निकला, प्रस्ताव, कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मर्यादा समझना चाहिए और इस तरह के कार्रवाइयों रोकना पड़ेगा। पहली बार यह है कि सम्मिलित होकर दक्षिण एशिया के देशों ने चीन के खिलाफ इस तरह से प्रस्ताव पास किया। गॉट योर पॉइंट। हमारे लिए ये सब अच्छी बात है, क्योंकि हमारी चिंता है चीन का दुरुपयोग इस इलाके का, और जो हमने बनाया है क्वाड, यानी कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैं अभी उसी पे आने वाला हूं, सम्मिलित हुए हैं रक्षा के मामले पे जी, सुरक्षा के मामले पे। इस पर हमें और सहयोग मिलेगा उन देशों से, खासतौर मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया, वियतनाम। पार्थ सर, मैं उसी चीज पर आने वाला हूं जो आपने अभी बताया है, जो एक भारत ने 4 देशों के साथ जो समर्थन मिल रहा है, मैं इसको अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन एक इमीडिएटली मुझे एक जानकारी मिल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ने
अभी अभी ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। जैसे ही वो तैयार होगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज, रोनाल्ड रीगन और निमित्ज युद्धपोत की वॉर ड्रिल। साउथ चाइना सी में गरज रहे हैं अमेरिका के फाइटर। अमेरिकी नेवी की वॉर एक्सरसाइज से तनाव बढ़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में अमेरिकन नेवी की वॉर एक्सरसाइज से तनाव बढ़ा। इस वक्त ये जानकारी है, और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि रोनाल्ड रीगन और निमित्ज युद्धपोत जो है उसकी वॉर ड्रिल साउथ चाइना सी में शुरू हो चुकी है। और अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिकन नेवी की वॉर एक्सरसाइज से ये तनाव जो है ये बढ़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है। एक और ब्रेकिंग जापान के लिहाज से, स्क्रीन पर दिखाइए जापान वाली ब्रेकिंग। इस वक्त शी जिनपिंग के आधिकारिक जापान दौरे पर तलवार लटक रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन ये जो साउथ चाइना सी में जो कुछ भी अभी चल रहा है, इसको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने एक और जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि साउथ चाइना सी में जो कुछ भी अभी हो रहा है उसमें एक और जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया है, और यहां पर जापान का आप जो देख रहे हैं ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये दोनों देखें आप, एक तरफ अमेरिकी नेवी की वॉर एक्सरसाइज से तनाव बढ़ा, दूसरी तरफ कोरोना और विस्तारवाद की नीति के चलते जापान शी जिनपिंग का जो दौरा है उसको कैंसिल कर सकता है, मतलब ऑफिशियल विजिट कैंसिल हो सकता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज, इस वक्त की बड़ी खबर। और जो जानकारी है, रोनाल्ड रीगन और निमित्ज युद्धपोत की वॉर ड्रिल और अमेरिकी फाइटर जेट वहां पर गरज रहे हैं। सीधे मैं बिग वॉल पर लेकर जाऊंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। और यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी आई है, सीधे देखते हैं। यहां पर इसको समझे आप, ये देखें आप किस तरीके से एक तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्विकली यहां पर चेंज ओवर करें और दिखाएं मुझे। पहली चीज, अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में ड्यूल कैरियर ऑपरेशन का अभ्यास कर रही है। यूएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन युद्धपोत के साथ अभ्यास चल रहा है। यह आपके सामने इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें इसको। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हरकतें भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए खतरनाक, यह माइक पॉम्पियो का एक स्टेटमेंट था। थोड़ा इसको जूम इन करें, शायद पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही होगी इसको। दूसरा, चीन के से खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप से सेना हटाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर रहा है। यह देखें आप, ये एक और इंफॉर्मेशन है, यह हमारे सामने, यह इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। सीधे चलते हैं यहां पर, और मैं सीधे यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे साथ रोहित जुड़े हुए अमेरिका से। रोहित, जिस तरीके से ये पूरा डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अभी ईरान का एक फ्रंट खुला है, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो सामने आ रही है वो इंफॉर्मेशन सीधे दिखाई देती है कि चाइना के ऊपर हर लेवल पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल निशान, और ये जो आप बात कर रहे थे अभी अबाउट द साउथ चाइना ड्रिल्स, इसमें जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो उसमें ये कहा गया है, दिस इज टू शो अनएम्बिगुअस सपोर्ट टू आवर पार्टनर्स एंड आवर एलाइज। तो अगर आप, जैसे कि कल बात चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया जब वो स्पीच देने गए थे, उसी तरह यहाँ पे भी चाइना का नाम नहीं लिया गया है, इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि दिस इज टू शो अनएम्बिगुअस support to our allies and our partners, so you don't have to even read between the lines. निशान, क्या मतलब है? मतलब ये समझा जाए कि सीधे तौर पर अब चाइना एक ऐसी सिचुएशन में है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो रही है और अमेरिका इसको लीड इन कर रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल जाहिर है, साफ है। अगर आपके पास, अगर आप, मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे आप सेक्रेटरी पोम्पियो के स्टेटमेंट्स देखे इतने पिछले कुछ 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से,
और उसके बाद जिस तरह की मूवमेंट्स हो रही है, दीज आर ऑल इंडिकेशंस, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि चाइना आइसोलेट हो चुका है और दबाव जो है चाइना के ऊपर बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था निशांत आपसे कि यहाँ पे एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रॉन्गमैन इमेज है उसे बोस्टर करने की भी कोशिश की जा रही है ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर। यानी कि सीधे तौर पर तो क्या आपके हिसाब से ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है? नहीं, ये इलेक्शन स्टंट नहीं है, ये एक कभी कभी इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन इलेक्शन स्टंट बिल्कुल नहीं है निशान। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजी मेकर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं। 2010 में ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उन्होंने स्टार्ट किया था द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब 10 साल हो गए हैं उस चीज को। तो एक तरह से अगर आपके साथ कोई 10 साल से जैसे क्वाड की बात होती है, जापान, अमेरिका, इंडिया, जय की बात होती है, तो अगर आपके पार्टनर्स आज ट्रबल में है तो आपको दिखाना जरूरी है कि यू स्टैंड विद देम, जो आप पिछले 10 साल से बातें कर रहे हैं। तो ये स्टंट नहीं है, लेकिन हाँ, दिस विल डेफिनेटली बूस्ट हिज इमेज। जी, अब वैलिड पॉइंट है। मनीष, योर टेक ऑन दिस। देखिए निशांत, मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख क्या है। आज 4 जुलाई है, यानी अमेरिका का स्थापना दिवस। वो अमेरिका जो जाना जाता है फ्रीडम के लिए, वो अमेरिका जो जाना जाता है इक्वलिटी के लिए। और यही बात आती है वे ऑफ लाइफ की। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि वो बिना किसी शर्त के अपने अलाइज के साथ हैं, जब वो ये कहते हैं कि चीन वे ऑफ लाइफ पर खतरा है, तो दरअसल अमेरिका और भारत, ये दोनों देश दुनिया में इस बात को समझ रहे हैं कि आखिरकार चीन किस खतरे के तहत आगे बढ़ रहा है और उसे क्यों रोकना है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, या फिर भारत सरकार, और फिर अगर आप पीछे से कहें तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, और फिर ये लिस्ट लंबी होती जाती है, जापान और दूसरे तमाम अलायंस का, कि आज की तारीख में हर कोई समझ रहा है कि चीन कितना बड़ा खतरा है। चीन को क्यों रोकना है, क्योंकि वो वही खतरा है जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी का था। और आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप का यह कहना 4 जुलाई को दरअसल यही मैसेज कन्वे कर रहा है पूरी दुनिया को। जी, एब्सोल्युटली राइट। और मैं यहां पर सीधे अपने दर्शकों को एक और इंफॉर्मेशन दूंगा। पवन जी के पास मैं आने वाला हूं। शी जिनपिंग के आधिकारिक जापान दौरे पर तलवार लटक रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको एक और बता रहा हूं। जापान का प्रमुख सत्ता दल नहीं चाहता जिनपिंग का दौरा। कोरोना विस्तारवाद नीति की वजह से दौरे के खिलाफ माहौल हो गया है। प्रमुख सत्ता दल हांगकांग पर चीन की बर्बरता को लेकर भी चिंतित है। यानी कि शी जिनपिंग को लेकर अब जापान में सीधे तौर पर डायरेक्ट एक्शन मोड पर आ गए। और मैं यहां पर सीधे आपको बिग वॉल पर लेके चलूंगा सीधे। और उसके बाद पवन जी और फिर बिन्नी मेरे साथ है नेपाल से, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आइए। सीधे यहां पर बिग वॉल पर दिखाइए। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है, यह समझे, यह बहुत बड़ी बात है। थोड़ा इसको प्लीज जूम इन करें। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है। देखें आप, भारत की दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठजोड़ की कोशिश है। यानी कि एक अलायंस है जो सब लोग साथ आ जाएं। ये देखें आप, भारत की दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश। नेक्स्ट चेंज ओवर करें आप। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में एक बड़े गठजोड़ को लेकर बातचीत चल रही है। क्वाड जिसको कहते हैं, बातचीत ये चल रही है। और ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसीलिए तस्वीर हम प्रधानमंत्री मोदी की दिखा रहे हैं, जो कल का एक लैंडमार्क पिक्चर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये यहां पर जानिए कि चीन की कोरोना के खिलाफ लापरवाही और विस्तारवादी नीति से सभी मुल्क परेशान है। और यही कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सभी मुल्क परेशान है, लेकिन वो चीन का नाम नहीं लिया था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कूटनीतिक पहल से चीन के खिलाफ एक वैश्विक घेराबंदी तेज हो गई है। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग को प्ले करें। मैं यहां पर चलूंगा पवन जी के पास। बहुत सारे लोगों को बताना जरूरी है कि पवन जी इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी जानकारी रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी है। पवन जी, अभी जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक शिफ्ट हो रहा है, 4 कंट्रीज, 4 बड़ी कंट्रीज वो चीन के खिलाफ एक साथ आ रही हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल अलायंस बन रहा है। क्या यह समझा जाए कि चीन का जो एक प्रभुत्व था, दोज डेज आर ओवर, थिंग्स आर चेंजिंग, और कोरोना इसका एक कैटलिस्ट था? कोरोना से डेफिनेटली चीन के खिलाफ जो बहुत समय से एक ओपिनियन बन रही थी, कोरोना उसका पीक था। और कोरोना के बाद
बहुत सारे कंट्रीज ने, खास तौर से यूएसए ने ये एकदम ठान लिया है कि उन्हें चीन की जो प्रभुत्व है चीन का, उसको कम करना है। और ये जो इजराइल का ईरान पर अटैक है, जो साइबर अटैक है पहले उसने वो किया, ये भी इसी की एक कड़ी मुझे नजर आती है, क्योंकि ईरान और चीन के बीच में यूरेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 से चल रहा है और इसके एकदम एविडेंसेस हैं कि 1980 से लेकर 2010 तक लगातार चीन ने ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को एस्टैब्लिश किया है और चीन को ईरान को चीन ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर दिए हैं। करीबन 7 से 8 चाइनीज कंपनीज ईरान के अंदर लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही थी। 2010 में चीन को ये स्टैंड लेकर एक फॉरवर्ड डेवलपमेंट वहां शुरू करना पड़ा। ओपन डेवलपमेंट अब चीन वहां नहीं कर रहा है। तो जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, जिसे वो यूरेनियम डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, वहां पर जो अटैक किया गया है वह भी यही दिखाने को किया गया है। और जिस वायरस से अटैक किया गया है वो यूएस और इजराइल ने मिलाकर ये वायरस बनाया है और इस वायरस से ये अटैक पॉसिबल हो पाया है और उसको बहुत मेजर डैमेज पहुंचा है। पवन जी, मैं एक थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मेरे पास एक लीड इन आ रहा है और अभी मुझे जानकारी मिली है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इजराइल वाली ब्रेकिंग जो है हमारे दर्शकों को दिखाएं तुरंत, बल्कि ब्रेकिंग के अलावा वो तुरंत ब्रेकिंग दिखाएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रैल 2018 में ही ईरान के सपने और न्यूक्लियर प्लानिंग का खुलासा कर दिया था। नेतन्याहू ने खुद एक प्रेजेंटेशन दिया और ईरान के न्यूक्लियर प्लान की हकीकत बताई। 55,000 पन्ने और 55,000 अलग तरीके से 55,000 फाइल्स और 55,000 अलग डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किए गए थे। जी पार्थसारथी मेरे साथ हैं। पार्थसारथी सर, बेंजामिन नेतन्याहू 2018 का हमने सुना उन्होंने क्या कहा और आज हम देख रहे हैं क्या हुआ है। आप इसका एस्केलेशन कितना होते हुए देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो में सर? देखिए, चीन और रूस के साथ ईरान के संपर्क अच्छे हैं, तो चीन और रूस ना खुश रहेंगे। दूसरी बात, अगर ये डिजाइन देखें आप, तो जो इनके जो सेंट्रीफ्यूज है जिससे बनता है ये ईंधन, उसके डिजाइन इन्हें पाकिस्तान के AQ खान से मिला। तो पाकिस्तान के AQ खान का भी हाथ है इसमें, इनके न्यूक्लियर डिजाइन, इनके यूरेनियम एनरिचमेंट डिजाइन के बारे में। तो काफी लोग इसमें सम्मिलित थे और मैं समझता हूँ ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान को आप एक अरब देश मत समझिए, जो इराक पर हमला हुआ किसी ने मदद नहीं किया। ईरान इसे ना भूलने वाला है ना छोड़ने वाला है। और चिंता का विषय जिस पर हमें सब ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कुछ ना हो जिससे तेल ईंधन के निर्यात पर कोई असर पड़े, क्योंकि हमारे जो तेल ईरान ईंधन के जो डिमांड है ज़्यादातर इसी इलाके से आते हैं, इन्हीं देशों से आते हैं और हमने बंद कर दिया था ईरान से आयात करना। 1 साल 2 साल हो गए हैं। तो दूसरे अरब देशों के बंदरगाह पर हमला हो सकता है। सऊदी अरब पर उन्होंने किया है, उनके तेल ईंधन रिफाइनरीज पर वो भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को इतने आसान से आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा फिर एक सवाल खड़ा होता है, आपने जो बताया है पार्थ सर कि ईरान को आसानी से रोक नहीं पाएंगे। कुलकर्णी सर मेरे साथ है, मैं चाहूंगा ऊपर अटैक के शॉट्स दिखाएं और नीचे बेंजामिन नेतन्याहू के। जनरल कुलकर्णी, क्या ग्लोबल अटेंशन अब भारत चीन का जो मसला है उससे डाइवर्ट होकर ईरान वर्सेस इजराइल पे शिफ्ट करेगा, व्हिच कैन बी अ लॉस फॉर अस? क्या कहना है आपका? निशांत, ये जो इजराइल कर रहा है, दे वो इजरायलीज, मतलब व्हाट द कुवैती न्यूज़पेपर्स आर सेइंग कि ईरान ने ट्राई टू हैक द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके
मतलब रिटेलिएशन में इजराइल ने इनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है विच दे वर मेंशनिंग इज 250 किलोमीटर साउथ ऑफ तेहरान, निहांस करके जगह है, उस पर साइबर अटैक किया जहां आग भी लगी और एक्सप्लोजन भी हुआ। इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि लोगों को पता चला कि कुछ हुआ है, और जो ईरान के अली अकबर सफेजी हैं वो भी वहां पे जाके दौड़ करके देखने के लिए गए कि हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ उधर। सो देयर इज नो डाउट दैट देयर हैज बीन अ साइबर अटैक विच लेड टू फायर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट इन ईरान। उसके अलावा वो जो स्टिल्थ फाइटर्स ने जो किया है, उनके जो मिसाइल के टर्नल्स हैं विच इज अबाउट 25 ऑट किलोमीटर्स फ्रॉम तेहरान, उसके ऊपर भी जबरदस्त हमला किया, वहां पर भी जबरदस्त आग लगी है। और जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो भी दिखा रही हैं कि तकरीबन बहुत जगह पे जो घास है पूरी काली हो रखी है। इसका मकसद कि वहां पे जबरदस्त हुआ है। अब ये जो है इजराइल को हमेशा लगता है कि ईरान जो है लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद करता है, और इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में है ईरान का एक खतरा रहता है। और जैसे बेंजामिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2017-18 में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत आपने देखा कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को बिल्कुल ही जो भी उसकी संधियां थी वो तोड़ दी। उसके बाद ईरान, जैसे पार्थसारथी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ईरान जो है एक पुरानी सभ्यता है। ईरान जो है कुछ भी कह लो आप, वो छोड़ने वाला तो है नहीं। और उसके पास ये भी है, क्या उसके कहते हैं, इट हैज इकोनॉमिक सस्टेनेंस, इट कैन डू, इट विल डू, बट उसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। हर कोई चाहता है कि अपना जो इलाका है उसको किसी तरीके से सुदृढ़ किया जाए, और ईरान को यह खतरा है कि कुछ भी हो ये, पर जैसे कहा ईरान जो है इसके संबंध चीन के साथ बहुत अच्छे हैं, ईरान के संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं, ईरान के संबंध हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे हैं। तो ये जो पुराने संबंध है, ये इसके कारण से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजराइल हमेशा चाहता है कि मिडिल ईस्ट को मद्देनजर रखते हुए ईरान जो है ये न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। दैट इज द बेसिक एम, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका भी सपोर्ट करता है कि ईरान जो है वो कोई ना कोई बहानेबाजी लगा करके कहेगा कि ईरान के पास ये है वो है, और उसके बाद जैसे उन्होंने इराक के साथ किया। तो ईरान ऐसे दबने वाला देश नहीं है। मतलब कि नाउ अब हमें इंतजार करना होगा कि ईरान क्या करेगा। ये एक अपने आप में आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, और यही पार्थसारथी सर ने किया। लेकिन वेरी क्विकली बिन्नी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मेरे साथ बिन्नी जुड़ चुके हैं। नेपाली पीएम ओली की कुर्सी 2 दिन और बची, बड़ी खबर। नेपाल में आज होने वाली आपात बैठक टली, 48 घंटे बाद सोमवार को होगी बड़ी बैठक। बैठक में ओली के भविष्य पर होना है फैसला। ओली ने भारत पर लगाया था सरकार गिराने की साजिश का आरोप। इस वक्त ये बड़ी खबर, नेपाल में ओली की जो कुर्सी है वो 2 दिन और बची। सीधे चलूंगा बिन्नी के पास। बिन्नी, क्या अपडेट है इस पर, क्योंकि ये हम जानना चाह रहे हैं कि होगा क्या वहां पर अब। देखिए, अभी ओली बहुत ही कश्मकश में है। वो जो सब जानते हैं कि वो चाइनीज के इशारे में किस तरह से नाच रहे थे। वो पार्टी में भी कमजोर पड़े हुए हैं और सरकार में भी कमजोर पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक आरोप लगाया था 3 दिन पहले कि भारत सरकार और भारत की जो इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में वो उनके विरुद्ध काम कर रही है, उनकी जो तख्ता पलटने के लिए जो है बैकडोर से काम कर रही है। वो उनको इस बात जब उन्होंने ये बात कही तो प्रचंड जो है सामने आए। प्रचंड ने स्थायी समिति की बैठक में खुले रूप में कहा कि आप भारत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं आपका इस्तीफा तो मैं मांग रहा हूं, पार्टी मांग रही है। एक मिनट, आप मुझे बताइए मुझे बात। आपने ये कहा कि प्रचंड ने ये कहा कि आप भारत पर आरोप ना लगाएं, मैं आपका इस्तीफा मांग रहा हूं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, भारत इस्तीफा नहीं मांग रहा है, मैं इस्तीफा मांग रहा हूं और पार्टी इस्तीफा मांग रही है। ये स्थायी समिति की बैठक में प्रचंड ने खुले रूप में, अभी जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी वहां उन्होंने खुले रूप में यह दावा किया और खुले रूप में उनको चुनौती दी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से ओली और चाइना और ओली और पाकिस्तान, ये सब मामला क्या हो रहा है, वो सब क्या होने वाला है? देखिए, हाउ यानची जो चाइनीज एम्बेसडर है नेपाल के लिए जो अभी है, वो बहुत सक्रिय रूप में अभी दिख रही है। आपको ये भी बता दूं कि वो नेपाल के एम्बेसडर बनने से पहले वो पाकिस्तान में रही है, तो वो पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के बीच एक पुल बनने का काम कर रही है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बिन्नी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जो चाइनीज एम्बेसडर है उनके शॉट्स तैयार करें। चीन की लेडी राजदूत, नेपाल पाक की मेन प्लेयर,
नेपाल पाकिस्तान के बीच की कड़ी हाउ यांकी, सूत्रों के हवाले से खबर, 3 साल पाकिस्तान में रह चुकी है हाउ यांकी, वहां पे एम्बेसडर बनके। नेपाल के आंतरिक मामलों में यांकी का दखल, नेपाल के विदेश मामलों में भी यांकी का दखल, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और यह खबर बता रहे हैं बिन्नी मेरे पास कि नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो एक कड़ी हैं। क्विकली मुझे बताइए इस बारे में बिन्नी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो अभी बहुत सक्रिय रूप से ओली की सरकार बचाने में लगी है, क्योंकि ओली अभी अल्पमत में है। स्टैंडिंग कमेटी में भी जितने 44 मेंबर हैं उनमें से 30 प्रचंड और माधव नेपाल जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके पक्ष में है। स्टैंडिंग कमेटी का दबाव है ओली पे। और आपको बता दूं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक जो मीटिंग जो थर्सडे को ओली ने क्या किया, ये मैं थोड़ा कड़ी जोड़ के आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये कड़ियां जुड़ती है। उन्होंने पार्टी से बिना छलफल किए ही जो अभी सदन चल रही थी, संसद चल रही थी, उसको स्थगित कर दिया। उन्होंने मंत्रिपरिषद में निर्णय करके राष्ट्रपति से मिलके उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। उसको लेके वो इसीलिए किया कि वो एक अध्यादेश लाना चाह रहे थे। वो ये सारा गेम ये था कि वो सरकार कैसे बचाए, क्योंकि प्रचंड ने और पार्टी ने जब उनको इस्तीफा मांगा, कहा कि या आप पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों पद से आप इस्तीफा दें, तो उन्होंने थोड़ा सा क्या क्या उन्होंने धमकी दी पार्टी और प्रचंड को कि जो अगर आप हमको हटाएंगे तो हम पार्टी तोड़ देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान और नेपाल को करीब। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी में आ रहा हूँ। ये सब कड़ी वहीं जुड़ता है निशांत, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वहीं जुड़ता है कड़ी। और ये अध्यादेश जो एक बार वो पहले भी ला चुके हैं, एक जो अध्यादेश जो दल विभाजन संबंधी एक अध्यादेश ओली वो लाए थे, लेकिन इतना दबाव उन पे पड़ा कि उनको उसको वापस लेना पड़ा। अभी जो सारा गेम चल रहा है कि प्रचंड जिस तरह से खुल के सामने आए, आपको ये भी याद दिला दूं, दर्शकों को याद दिला दूं कि जब पार्लियामेंट में ये नक्शे को लेके जब इन्होंने प्रस्ताव रखा था, तभी भी प्रचंड ने एक बात कही थी, पार्लियामेंट में कही थी कि हम भारत से दुश्मनी नहीं करना चाहते, रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। और अभी भी उन्होंने जब ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप में रखा कि भारत नहीं, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि अब जब मालूम चल रहा चाइनीज तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये मोहरा बना रहे हैं ओली को। ओली जो अपनी अभी जिस तरह से वो अपनी बड़ी बात कर रहे हैं कि चाइनीज ओली को मोहरा बना रहे हैं, लेकिन चीन को यह अंदाजा नहीं है कि उसका दुनिया भर में विरोध कैसे शुरू हो चुका है। मैं अपने दर्शकों को एक खबर दिखाने जा रहा हूं बिन्नी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन, मैं चाहूंगा इसके बगल में सीधे स्टिल्स दिखाएं। टाइम स्क्वायर पर लोगों ने लगाए बॉयकॉट चाइना के नारे, भारतीय, ताइवानी, तिब्बत मूल के लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने बैनर और पोस्टर के साथ किया विरोध। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। न्यूयॉर्क में बैनर पोस्टर के साथ ये देखिए आप, तिब्बत मूल के लोगों ने भी टाइम स्क्वायर में प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में बैनर पोस्टर के साथ ये प्रदर्शन हुआ है और ये यानी कि आवाज अभी और वो न्यूयॉर्क में हो रहा है जो कि कोरोना की वजह से बहुत बुरा हाल है, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं लोग। आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें इन तस्वीरों को। एक बार फिर से सुनाते हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर, जहां कोरोना की वजह से सब कुछ ठप है, फिर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। साथ है रोहित, मेरे साथ है और रोहित के पास मैं चलूंगा इस वक्त। रोहित, अमेरिका से आप मेरे साथ हैं। ये तो अपने आप में बड़ी ही रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी तब ऐसे हालात में जब सब कुछ लॉकडाउन है, शटडाउन है न्यूयॉर्क में, उसके बाद भी लोग टाइम स्क्वायर पर इकट्ठा हो रहे हैं।
जी बिल्कुल निशांत, मैं कहने वाला था कि अगर ये स्थिति कोरोना वाली नहीं होती तो बहुत बड़ा मार्च प्लान होता। इनफैक्ट वॉशिंगटन डीसी में भी काफी दिनों से ये बातें चल रही हैं कि एक चाइनीज एम्बेसी के सामने जाके एक प्रदर्शन दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना चल रहा है और यहाँ पे इतने ज्यादा केसेस है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का टाइम स्क्वायर पे जाके ये प्रदर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं निशांत, अगर यहाँ पे कोरोना नहीं होता या इस साल कोरोना नहीं होता, ये सही सिचुएशन होती, तो यहाँ पे इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखते हैं अगेंस्ट चाइना। तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी टेलिंग इमेज ऑफ हाउ पीपल आर अनहैप्पी, और यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं चाइना को एक्सपोज करने की। आप जो बता रहे हैं, मैं एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा पार्थ सारथी सर से। पार्थ सर, जो हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट ग्लोबली, और इसमें सिर्फ अमेरिका या इंडिया ही नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी दर्शकों को दिखाऊंगा, अभी इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ जिसमें उन्होंने कहा 49% लोगों ने की बॉयकॉट चाइनीज गुड। क्या चाइना को इट्स हर्टिंग देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, इकोनॉमिकली भी? भाई देखिए, चीन के आयात निर्यात में हमारा उतना बड़ा हिस्सा नहीं है कि हम उनको नुकसान पहुंचा सकें। इससे माहौल बिगड़ता है, शायद दूसरे देश भी इसमें सम्मिलित हों। हाँ, और एक चीज पर सम्मिलित है कि हुआवे के जो 5G ट्रांसमिशंस हैं उसको वो आने नहीं देंगे। तो ये चीन के लिए एक बड़ा नुकसान पहुंच ही गया है अभी। अगर 5G ना लें तो उनका पूरा इस निर्यात पर निर्भर था 5G का, जो भी उन्होंने पूंजी निवेश किया। अब तो चीन को जरूर असर पड़ेगा, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ना चीन को हमें समझना चाहिए कि उनका खुद इन्फ्लुएंस नहीं है जी। चीन ने जो अपना प्रभाव बढ़ाया है इन देशों में, यूरोपीय देशों में भी, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन देखना पड़ेगा, हर कदम से कदम आगे जाएगा, ये नहीं कि हम कूदते जाएं जी, ये होने वाली बात नहीं है। और हमारे दर्शकों को इस तरह का इंप्रेशन देना भी गलत होगा। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने जो जानकारी दी हमें और हमसे बातचीत करने के लिए। पार्थ सर अभी इस वक्त हमारे साथ थोड़ा सा जल्दी जाना चाह रहे थे, लेकिन एनीवे थैंक यू वेरी मच पार्थ सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रद्द किया ठेका। रोलिंग स्टॉक्स सिग्नलिंग सिस्टम के लिए मिला था ठेका, अब बॉम्बार्डियर इंडिया बनाएगी कानपुर आगरा मेट्रो। कानपुर आगरा के लिए 67 ट्रेनों की होनी थी सप्लाई। वेरी क्विकली मैं यहां पर अपने दर्शकों को बिग वॉल पर लाना चाहूंगा और कुछ दिखाना चाहूंगा। जरा देखें किस तरीके से यहां पर चीजें तेज हो रही हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर, आइए मेरे साथ। यहां पर देखिए चीन के खिलाफ जो बॉयकॉट चाइना की मुहिम है उसमें क्या चेंज ओवर हो रहा है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर चीनी प्रोडक्ट को के बैन को लेकर प्रदर्शन, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो चेंज ओवर ये है। और इंग्लैंड में एक सर्वे में 49% लोगों ने कहा चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर। भारत ने 59 चीनी ऐप्स को किया था बैन, जिसके बाद चीन तिलमिला उठा था। लेकिन एक और चीज वो ये है कि इस सब के बीच में जो अभी एक प्रोजेक्ट कैंसिल किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की सरकारों ने चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। यानी चीन को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले जनरल कुलकर्णी ने कहा था और वो बात सच हो रही है। और वो जानकारी ये आ रही है कि ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इजराइल की कार्रवाई से भड़का ईरान। न्यूक्लियर तबाही पर ईरान का कबूलनामा। ईरान ने कहा कि हमें पता है कैसे नष्ट हुआ परमाणु प्लांट। इस वक्त ये बड़ी खबर, और मैं सीधे यहां पर दो लोगों से रिएक्शन लेना चाहूंगा जो मेरे पास जानकारी आ रही है। सबसे पहले मैं चलूंगा यहां पर जनरल कुलकर्णी सर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वॉर, और फिर उसके बाद पवन जी के पास आऊंगा मैं। निशान, दो चार बातें जो अभी आपने कही, इफ यू परमिट आई विल जस्ट ऐड। यस सर, वेरी क्विकली प्लीज। कि
WHO ने ये माना है कि जो कोरोना वायरस है इसकी नींव चाइना है और चीन ने ही इसको पूरे विश्व भर में वहीं से फैला है। तो WHO हैज एक्सेप्टेड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, जो आप नेपाल की बात कर रहे हैं वही एम्बेसडर है, और इसी के कारण इमरान खान, जिसको तालिबान खान बोलते हैं, उन्होंने ISI के जबरदस्त गढ़ बना रखे हैं नेपाल के अंदर, और वो जो ऑपरेट करते हैं, अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, ये एम्बेसडर जो वहां रही हैं वही आई हैं, और ये जो पूरा कार्टोग्राफिक एग्रेशन लिपू लेक काला पानी का किया है, ये इस एम्बेसडर ने मिलकर के किया है। तीसरी बात जो बताना चाहूंगा कि साउथ चाइना सी के अंदर आज की तारीख में अमेरिका के 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके साथ तकरीबन 3,65,000 सैनिक हैं। 3,65,000 सैनिक जो फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान उनके साथ और उनके जो देश वो साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास तकरीबन 2/3 ऑफ द मरीन कोर इज देयर, 60% ऑफ द आर्मी इज देयर, द बेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, द बेस्ट ऑफ वेपनरी इज लाइंग देयर। तो चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव साउथ चाइना सी में अमेरिका ने डाला है। इसके अलावा जापान ने अपने शिप्स ईस्ट चाइना सी से मूव किए हैं। ऑस्ट्रेलिया इधर नजदीक आ रहा है मालाका स्टेट के। तो आप देखेंगे कि चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये चीन को इस बात का एहसास है कि पवन जी पवन जी हम आज के तौर पर जनरल कुलकर्णी, I'm sorry मेरे पास टाइम बहुत कम है, I'm sorry to interject you, please pardon me sir। पवन जी, क्या हम आज के दौर में एक नया वॉर फ्रंट देख रहे हैं ईरान और इजराइल की वजह से? नया वॉर फ्रंट खुल चुका है। देखिए, कई पोल्स पर सेनाएं सज रही हैं और काम हो रहा है, और चूंकि ये जो वॉर है ये ओवर्ट कॉवर्ट दोनों तरीके से लड़ी जाती है, दोनों तरीके से वॉर लड़ रही है। अमेरिका इसमें और दूसरी तरफ चाइना, ये इनके मेन रोल्स हैं और ये मेन एक्टर्स हैं, और बाकी इनके सब एक्टर्स हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ये वॉर ना बड़े अच्छा है दुनिया के लिए, लेकिन फिलहाल ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने कहा कि कई फ्रंट खुल चुके हैं, और एंड आई अप्रिशिएट कि जनरल कुलकर्णी ने लॉजिस्टिकली कोई भी चीज नहीं बताई जब हमने बात की थी अंडमान की, एंड आई अप्रिशिएट दैट दिस इज इन नेशनल इंटरेस्ट एंड आई रियली एडमायर दिस। थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। TV9 नेटवर्क, 6 languages, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।